दोस्तों नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमबेटका, यानी प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है भीमबेटका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और इस स्थल की खोज प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकणकर के ने किया था। इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशाला प्राप्त हुई है। यहाँ चित्रों के दो स्तर मिलते हैं। प्रथम स्तर में शिकार, नृत्य तथा हिरण या फिर बारहसिंगा आदि, और द्वितीय स्तर में आखेटक, कृषक, ग्वाल आदि जो चित्रित हैं। और भीमबेटका जो से उच्च पुरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल से संबंधित चित्रकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा कालक्रम में लगाने की बात कर रहा है। तो इसे कालक्रम में लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी है, यानी सबसे पहले आपका नवपाषाण युग आ जाएगा। सॉरी, सबसे पहले आपका पूर्व पाषाण युग आ जाएगा। पूर्व पाषाण के बाद नवपाषाण आएगा और नवपाषाण के बाद आपका जो है कौन सा आ जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता आ जाएगी। और कांस्य युग के बाद आपका लौह युग आ जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कालक्रम में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण युग आता है, इसके बाद क्रमशः नवपाषाण युग, उसके बाद कांस्य युग और अंत में लौह युग आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मजदूरों के मकानों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और 1923 ईस्वी में इसका नियमित उत्खनन प्रारंभ हुआ। और उत्खनन से हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन मिले हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास के रूप में की गई है। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी हैं जो मजदूरों के रहने के लिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो नाली के निर्माण में जो लकड़ी का प्रयोग किया गया है वो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा की खोज जो है अमलानंद घोष ने किया था। अमलानंद घोष को आप नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ की खुदाई से बेलनाकार तंदूर, हल के निशान, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग आदि मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं आप देख सकते हैं। बेलनाकार तंदूर, हल के निशान, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और घर के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग आदि मिलता है। और कालीबंगा में जल निकासी की उच्चतम व्यवस्था नहीं मिलती है, लेकिन लकड़ी के नाली की जो साक्ष्य जो है मिलते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक, एक बार सभी आप लोग लाइक जरूर करें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है। तो लोथल से विवृत नहीं है वो है आपकी चांदी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोथल कहाँ है, गुजरात में, और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर एस आर राव ने 1957 में किया था। और यहाँ की खुदाई में फारस की मोहर, युगल समाधान, मोस्ट इंपोर्टेंट, घोड़े की लघु मुरमूर्ति आदि प्राप्त हुई हैं। लेकिन लोथल से चांदी प्राप्त होने का साक्ष्य नहीं मिलता है और अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। और लोथल से जो मिले हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे फारस की मोहर हो गया, इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। युगल समाधान मिले हैं, ठीक है, यानी जोड़े को दफनाया हुआ, और घोड़े की जो है लघु मृमूर्ति, ठीक है, मरी हुई मूर्ति जो प्राप्त हुई है, ये सभी नोट डाउन कर सकते हैं, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है। तो ये हुई है आपकी मोहनजोदड़ो से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सैंधव कला के अंतर्गत मोहरों का जो है विशिष्ट स्थान है, जिनमें रिलीफ स्थापत्य के दर्शन होते हैं। और मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर खुदे हुए चित्रों में 2 बाघों से लड़ते हुए एक मनुष्य को दिखाया गया है। और पशुपति शिव की एक मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस हड़प्पीय स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, सीटेट और टीजीटी।
पीजीटी में भी पूछा गया है। तो किस हड़प्पीय स्थल से योगी की मूर्ति प्राप्ति हुई है? तो हो जाएगा आपका बी, मोहनजोदड़ो से। और योगी की मूर्ति वही है जो पशुपति शिव के आकार के रूप में जो मिली थी, ठीक है, उसी को योगी की मूर्ति के रूप में जाना जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदारो। आप देख सकते हैं सेलखड़ी पत्थर से निर्मित एक योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। यह तिप्तिया अलंकरण वाली शाल ओढ़े हुए है और दाढ़ी सवरी हुई है तथा दृष्टि नाक के अग्रभाग पर केंद्रित है। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपका वो वेद राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और जो समिति हैं इनको प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। आप देख सकते हैं अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और सभा जो है श्रेष्ठ जनों की संस्था थी तथा समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी, जिसे जनसामान्य की संस्था भी कहते थे। और समिति की अध्यक्षता राजा स्वयं करता था और समिति की अध्यक्षता करने वाले को ईशान भी कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल आते आते आर्यों की विदथ संस्था का अंत हो गया तथा सभा एवं समिति का महत्व क्या हो गया था? बढ़ गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे स्मृतियां यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत चार वेद जिन्हें संहिता कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अरण्यक हो जाएगा, उपनिषदों का स्थान है। और इसके बाद स्मृतियों की रचना हुई है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। और अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और देवल आदि आते हैं। और मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन है और मनुस्मृति को ही भीमराव अंबेडकर ने एक्सेप्ट नहीं किया था। मनुस्मृति को भीमराव अंबेडकर नहीं मानते थे, उन्होंने इसे जला दिया था और इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर बाद में जो है मरने से पहले जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरुष सूक्त भाग है, तो पुरुष सूक्त किसका भाग है? वो है ऋग्वेद का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और यही चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन विश्वास का मतलब है जैन धर्म के अनुसार। तो इसका जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी महावीर स्वामी 24वें हो गए, पार्श्वनाथ 23वें हो गए। आप देख सकते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी के राजा अश्वसेन के घर हुआ था और इनकी माँ का नाम रानी वामादेवी था। ये इक्ष्वाकु वंशीय थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार पार्श्वनाथ ने विवाह नहीं किया था, जबकि श्वेतांबर परंपरा में उन्हें विवाहित माना गया है। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प फण था। प्रतीक चिन्ह भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था? तो गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था, वो हुआ था साल्वती का। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी साल्वती जो थी यानी सीलवती का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था। इसी साल्वती का पुत्र जो है प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक था, जिसका शुल्क 60,000 पर्ण थी। और जीवक जो है बिंबिसार का निजी चिकित्सक था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है, वो है आपका सम्यक कार्य। ठीक है, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। जैन धर्म में त्रिरत्न का मतलब है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक श्रद्धा। यानी प्रत्येक साधक अपने पूर्व जन्मों के कर्मफल से मुक्त हो जाए, क्योंकि इससे मुक्त न होने पर वह जन्म मरण के भवचक्र में फंसा रहेगा और मोक्ष अर्थात निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए अर्थात कर्मफल से मुक्ति हेतु जैन धर्म में त्रिरत्नों की बात की गई है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या फिर आचरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, वत्स महाजनपद की राजधानी थी?
तो वत्स की राजधानी आपकी थी कौशाम्बी, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानी एक बार आप देख सकते हैं। और एकमात्र जो दक्षिण का जो था महाजनपद था, वो कौन सा था? अस्मक था, क्योंकि वो साउथ की तरफ अकेला था, तो वो भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से उसमें किसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ में भी है, और अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। और दोनों सूचियों की तुलना करने पर अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स और वज्जी राज्य दोनों में मिलते हैं, जिसमें वत्स राज्य की राजधानी जो है कौशाम्बी बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर से की जाती है? तो कुसुमपुर जो प्राचीन नाम था वो पाटलिपुत्र का था। आप देख सकते हैं बिहार में आधुनिक पटना की पहचान पाटलिपुत्र से की गई है, और मगध की उत्तरकालीन राजधानी पाटलिपुत्र थी। राज्योद्यान के, ठीक है, अहाते में बहुसंरक्षक पुष्पों के कारण इसका प्राचीन नाम कुसुमपुर यानी पुष्पपुर था। और यूनानी इतिहासकार इसे पालीब्रोथा या फिर पालीब्रोथ कहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। बौद्ध धर्म का जो मूल साहित्य था वो त्रिपिटक था। इनमें भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं तथा उपदेशों एवं बौद्ध धर्म के आचार विचार तथा दार्शनिक सिद्धांतों का विवरण है। यह 3 भागों में है, जो कि मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गोविंद चंद गहलवाल के मंत्री लक्ष्मीधर ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो गोविंद चंद गहलवाल के जो मंत्री लक्ष्मीधर थे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो था कृत्य कल्पतरु। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज के शासक गोविंद चंद्र गहलवाल के मंत्री जो है लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु की रचना की थी। लक्ष्मीधर राजनीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, और परमार शासक भोज ने युक्ति कल्पतरु की रचना की थी। ठीक है, राजा भोज परमार शासक युक्ति कल्पतरु की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था। तो जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जो जन्म हुआ था वो पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो प्रसिद्ध जैन आचार्य स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। 317 ईसा पूर्व में जब मगध राज्य में अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए, लेकिन स्थूलभद्र के नेतृत्व में बहुत सारे भिक्षु उत्तर भारत मगध में रहे, और स्थूलभद्र के अनुयायी जो है श्वेतांबर कहलाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय गवर्नर था? तो चंद्रगुप्त के मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का जो प्रांतीय गवर्नर था वो था आपका पुष्यगुप्त। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र का प्रांत या फिर राज्यपाल नियुक्त किया था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। ये अनेक अमात्यों एवं अध्यक्षों की सहायता से प्रांतों के शासन को चलाते थे, जिसके विषय में जानकारी जो है शक शासक रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी कि जूनागढ़ अभिलेख से किसका साक्ष्य मिलते हैं? शक शासक रुद्रदामन का जो प्रथम जूनागढ़ अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ स्थित है? तो वृषभ शीर्ष वाला जो अशोक स्तंभ है वो है आपका रामपुरवा में। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशोक के कुल 17 स्तंभ मिलते हैं, और ये 2 प्रकार के हैं। पहला है स्तंभ जिस पर धम्म या लिपियां खुदी हुई हैं, और दूसरा है स्तंभ जो बिल्कुल सादे हैं। और पहले प्रकार के में जो है दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, लौरिया, नंदनगढ़ से प्राप्त सिंह शीर्ष आदि हैं, और दूसरे प्रकार में रामपुरवा से प्राप्त वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, इसका उल्लेख उसके शिलालेख, कौन से शिलालेख में हो जाएगा? 13वें शिलालेख में।
आप रोमन में याद कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन एग्जाम में भी रोमन में पूछा गया है। तो 13वां शिलालेख जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमन में लिखा है एक्स का मतलब होता है 10 और उसके बाद 3 दिए गए हैं यानी 3 और 10 प्लस 3 कितना 13। आप देख सकते हैं अशोक अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे थे। इसका उल्लेख उसके 13वें अभिलेख में मिलता है। उसके 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें आंतियोक जो सीरियाई नरेश था, तुर्मई जो मिस्र नरेश था, अंतिकिनी जो मैसिडोनिया का राजा था और मग एपिरस का, तथा अलिक सुंदर जो है सिरीन आदि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? आपको पता है, ठीक है, मौर्य काल की जानकारी कौन देता है? मेगास्थनीज की इंडिका। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया है। उसके अनुसार नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का गठन किया गया था और नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा जाता था, अर्थात कुल समितियों में 30 सदस्य होते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? तो मौर्य शासक कौन था जिसने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था? वो था आपका, इसमें राइट आंसर बी और सी दोनों दिया गया है, यानी बिंदुसार और दशरथ उसका पौत्र। तो आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र जो है बिंदुसार मौर्य वंश का शासक बनता है और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, बिंदुसार किसका, कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। जबकि उसका पिता जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानता था, ठीक है। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे होती है, ठीक है, कर्नाटक के गोलकुंडा के कर्नाटक में चले जाते हैं और वहाँ जो है यानी खाना पीना पानी सब बंद करके जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जबकि बिंदुसार का जो पुत्र बौद्ध धर्म का पोषण किया था, ठीक है, वो बिंदुसार 298 से 273 ईस्वी पूर्व तक मौर्य वंश का शासक था और दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ी पर आजीवकों को गुफादान में दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची के स्तूप के निर्माता थे? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो किया था वो सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट सांची के अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्तूप हैं और शुंग काल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूप का आकार जो था लगभग दुगुना किया गया। यह स्तूप ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है और इसके चारों ओर सुंदर परिक्रमा पथ है और सांची में बुद्ध का अंकन प्रतीक रूपों में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है। तो कलिंग युद्ध जो हुआ था उसका विवरण हमें प्राप्त होता है शिलालेख अशोक का जो 13वें शिलालेख से, ठीक है। और इसी के बाद अशोक जो है युद्ध नीति को त्याग देता है, हिंसा को त्याग देता है। यानी अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा और व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की, जिसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है और यह युद्ध बहुत ही भयानक था। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की जो प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में किया गया है? बुद्ध संघ धम्म और संघ के प्रति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, भाब्रू लघु शिलालेख, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति जो अशोक के प्रगाढ़ आस्था का जो उल्लेख है वो भाब्रू लघु शिलालेख राजस्थान से प्राप्त होता है। अशोक के दूसरे तीसरे अभिलेख से उसके बौद्ध धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था को दर्शाता है और 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता के बारे में उल्लेख करता है। अगला है हमारा, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था आपका बृहद्रथ, ठीक है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पुराणों के अनुसार शालीसूक के पश्चात देवधर्मन, फिर संत धनवन और अंततोगत्वा बृहद्रथ मौर्य वंश के राजा हुए और सभी पुराण बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। इसकी पुष्टि बाणभट्ट के हर्षचरित से भी प्राप्त होती है। उसे प्रज्ञा दुर्बल यानी बुद्धिहीन शासक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम्रपाली पुत्री थी?
ठीक है। आम्रपाली किसकी पुत्री थी? वैशाली की एक मुखिया की। और बाकी आम्रपाली के बारे में आपको पता होगा, वैशाली की एक मुखिया की पुत्री थी। आम्रपाली के जन्म के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसके जन्म के बाद इसके माता पिता आम्र के पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए थे और बाद में गांव के मुखिया ने इसका लालन पालन किया था। इसीलिए यहीं से इसका नाम जो है आम्रपाली पड़ जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है? ठीक है, महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है, तो वो महाकवि हैं बाण भट्ट। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सती प्रथा का विरोध किया था भाई और उसे आत्महत्या करार दिया था। यानी आप देख सकते हैं बाण भट्ट हंस का दरबारी लेखक था। उसने जो है कादंबरी एवं हंसचरित की रचना की थी। उसने सती प्रथा का विरोध करते हुए उसे आत्महत्या माना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतमी पुत्र सातकर्णी के राजचिन्ह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक था, तो कौन था? वो था आपका नहपान। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शक्तिशाली शासक था नहपान। आप देख सकते हैं नहपान ने लगभग 119 ईस्वी से 125 ईस्वी तक राज्य किया। वह सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ और जोगलथम्बी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा पुनरंकित किए गए और नहपान पश्चिमी भारत के छहरात वंश का शक शासक था। अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है, तो बुद्ध की जो आकृति है वो किस पर उत्कीर्ण है? कनिष्क के सिक्कों पर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर सूर्य, चंद्र और शिव तथा बुद्ध प्रतिमा तथा उसके नीचे यूनानी लिपि में बोडो यानी बुद्ध खुदा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश जो है ग्राम शासन पद्धति के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्राम शासन पद्धति के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका चोल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चोल शासन की जो सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है, जो स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया और इसकी पुष्टि परांतक का उत्तर मेरूर अभिलेख से होती है। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजतरंगिणी आपको पता है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और भारत की जो पहली ऐतिहासिक पुस्तक भी कहा जाता है इसे। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी के शासक जयसिंह के शासन के बारे में लिखा गया है। कल्हड़ जयसिंह एवं हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने अपनी रचना को जयसिंह के शासनकाल में पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिम कटफिशस मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, कि सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया था? साथ ही क्वेश्चन हमारा कल भी आया हुआ था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले सोने के सिक्के इसी शासनकाल में इन्होंने ही चलाए थे, तो हिंदू देवी देवताओं का जो अंकन किया गया था इन्हीं के शासन काल में किया गया था, यानी ए शिव, पार्वती और नंदी के। यहाँ पे शिव दिया गया तो शिव राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुजुल कटफिशस के बाद जो है बिम कटफिशस कुषाण वंश के शासक हुए और वह कटफिशस द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं। बिम कटफिशस ने स्वर्ण तथा तांबे के सिक्के चलवाए थे। उसके सिक्कों पर शिव हो गया, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो मंदसौर जो प्रशस्ति की रचना की थी वो की थी वत्स भट्टी के द्वारा। ठीक है, वत्स भट्टी यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। इसमें वह गुप्त शासक कुमारगुप्त का दरबारी कवि था और सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जो रेशम बुनकरों द्वारा करवाया गया था, और मालवा के शासक यशोवर्मन के विजयों एवं कार्यों का उल्लेख मंदसौर प्रशस्ति में मिलता है, किंतु इसकी रचना वासुल नामक लेखक ने किया था। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें, साथ ही लाइक करें। आज थोड़ा सा वीडियो लंबी रहेगी क्योंकि अधिक से अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जाम टीजीटी आने वाला है, यूपी टीजीटी और एनबीएस का भी आ चुका है, तो वहाँ भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे।
बस आपको शांत चित्त करके आपको वीडियो देखनी है अच्छे से, और साथ ही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें नोट डाउन भी करते रहना है, ताकि एग्जाम टाइम पे आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। और या फिर एग्जाम से पहले 1 हफ्ते पहले वीडियो को आप फुल फास्ट करके जो है रिवीजन करते रहें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी? तो सर्वप्रथम चांदी की जो मुद्राएं जारी की थी वो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है, यानी विक्रमादित्य के नाम से भी जिन जो जाने जाते हैं, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक गुप्त वंश का शासक था, और गुजरात के शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उसने जो है चांदी का सिक्का चलवाया था। किसको पराजित करने में? गुजरात के शकों को। अगला क्वेश्चन है, हुणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो हुणों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं हुणों का जो प्रथम आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। यूएन राव के अनुसार हुणों का नेता जो है खुशनेवास था, जिसने ईरान के शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया, और यह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ था। इस युद्ध की भयंकरता का उल्लेख स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार था। तो पुलकेशिन द्वितीय के जो ऐहोल अभिलेख है उसका रचनाकार जो था वो था रवि कीर्ति। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास के प्राथमिक साधक अभिलेख हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। यह कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है, और इसकी रचना रवि कीर्ति ने किया है, तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें हर्ष के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का भी वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, बाणभट्ट ने किसे हुण हरिण केसरी कहा है? तो किसे कहा था हुण हरिण केसरी? वो कहा था प्रभाकर वर्धन को। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग प्रारंभ हुआ एवं नए वंशों का उदय हुआ, और थानेश्वर में पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश का जो शासन प्रारंभ हुआ था, और बाद में इन्हीं के नेतृत्व में उत्तर भारत का जो राजनीतिक एकीकरण हुआ। प्रभाकर वर्धन इस वंश का शक्तिशाली शासक था। हर्षचरित में उसकी उपलब्धियों का वर्णन है, जिसमें कवि बाणभट्ट ने उसे हुण हरिण केसरी कहा था। किसने? बाणभट्ट ने। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वह मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है नौ साहसांक चरित। तो नौ साहसांक चरित जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी इसके द्वारा, पद्मगुप्त के द्वारा। ठीक है, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी है गौडवाहो। मोस्ट इंपोर्टेंट है चारों बुक, आप नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गौडवाहो भी पूछा गया है। गौडवाहो का संबंध आपका हो जाएगा वाकपति राज से। राजतरंगिणी आपको पता है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में। ठीक है, पहली ऐतिहासिक पुस्तक के नाम से जाना जाता है। और विक्रमांक देवचरित जो लिखी गई थी वो बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी। आप देख सकते हैं राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ तथा विक्रमांक देवचरित को बिल्हड़ ने लिखा था, और पद्मगुप्त ने नव सांकचरित तथा वाकपति राज ने गौडवाहो की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो राजा हर्ष की जो पराजय का संदर्भ उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपको ऐहोल अभिलेख में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐहोल अभिलेख जिसकी तिथि जो है 1633, सॉरी 16 नहीं 633, सही 34 ईस्वी है। यह लेख पुलकेशिन द्वितीय का है। इसी लेख में पुलकेशिन और हर्ष के बीच युद्ध का वर्णन भी मिलता है, जिसमें जैन विद्वान रवि कीर्ति के अनुसार हर्ष की सेना पराजित हुई थी, और हर्ष जो है नर्मदा नदी से आगे दक्षिण भारत की ओर नहीं बढ़ पाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो किस में गए हैं? वो है आपका नचना कुठार मंदिर में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नचना कुठार
जो अजयगढ़ यानी मध्य प्रदेश के शिव पार्वती मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उत्कीर्ण है और इस मंदिर की दीवार पर मिथुन चित्रवर्ण वर्ण उत्कीर्ण है। कनिंघम ने यहाँ पर चौमुखानाथ शिव मंदिर की पहचान की है और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह एक ऊंची कुर्सी मेधी पर बनाया गया है तथा इसके गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणापथ को आच्छादित किया गया है और पार्श्व में गंगा यमुना मूर्तियों का अंकन है और मंदिर की दीवारों पर राम कथा यानी रामायण का जो है सर्वप्रधानमत स्थापत्य में उत्कीर्ण उत्कीर्ण मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसे मैच करना है, इसे देख लेते हैं। पहला आपका गिरनार अभिलेख। तो गिरनार जो शिलालेख था उसका संबंध है आपका रुद्रदामन प्रथम से। ठीक है, शासक रुद्रदामन प्रथम से हो जाएगा। दूसरा है आपका नासिक शिलालेख, इंपॉर्टेंट है, और नासिक का संबंध हो जाएगा पुलुआमी यानी पहले से। और इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध आपको पता है किससे हो जाएगा, भारत का नेपोलियन यानी समुद्रगुप्त से। और भीतरी स्तंभ लेख का संबंध आपका स्कंदगुप्त से हो जाएगा, जिसके शासन काल में पहला हुण आक्रमण हुआ था। यानी आप देख सकते हैं गिरनार शिलालेख रुद्रदामन प्रथम का है, नासिक शिलालेख सातवाहन शासक जो है पुलुआमी का है, तथा इलाहाबाद स्तंभलेख समुद्रगुप्त और भीतरी स्तंभलेख स्कंदगुप्त का माना जाता है। अगला हमारा, काचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है। तो काचगुप्त की जो ऐतिहासिकता का जो मुख्य साक्ष्य है वो है आपका बी यानी मुद्रा। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के विरुद्ध उसने आवाज उठाई थी और समुद्रगुप्त के एक भाई कांचगुप्त के सिक्के मिले हैं, जिसमें कांचगुप्त को सर्वराज्योच्छेता कहा गया है। अगला है, रामायण मंजरी लिखी गई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो रामायण मंजरी का लेखक है आपका क्षेमेंद्र। ठीक है, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई थी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी की रचना की थी। भोज ने युक्ति कल्पतरु और श्रृंगार प्रकाश यानी श्रृंगार मंजरी तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना एवं राजशेखर ने कपूर मंजरी की रचना की है। अगला है हमारा, तबकात ए नासिरी किसने लिखी थी। तो तबकात ए नासिरी का संबंध है आपका मिन्हाज उस सिराज से। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछी गई है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आगे भी संभावना है। तबकात-ए नासिरी का लेखक जो है मिन्हाजुद्दीन सिराज है। यह फारसी में लिखा गया ग्रंथ है और इसमें तथाकथित गुलाम वंश यानी मामूलक सुल्तान, ठीक है, गुलाम वंश को मामूलक वंश भी कहा गया है, कि शासकों के समय के भारतीय इतिहास की घटनाओं का वर्णन है। ये इल्तुतमिश के राज दरबार में निवास करते थे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार था वो था आपका अलबरूनी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1973 ईस्वी में खीवा यानी ख्वारिज्म में अलबरूनी का जन्म हुआ था और 1017 यानी 1017 ईस्वी में अलबरूनी को महमूद गजनवी ने खीवा विजय के समय युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। अलबरूनी विद्वान था, महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत आया था। वह महमूद गजनवी के राज दरबार से ही संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक कफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है। तो मलिक कफूर के जो दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक जो विवरण दिया है वो दिया गया है अमीर खुसरो के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे तोता ए हिंद के नाम से जाना है और जिसने 7 शासकों के शासनकाल को देखा था। यानी अमीर खुसरो की रचना खजाइन उल फुतू में मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक विवरण मिलता है। जियाउद्दीन बर्नी ने विवरण नहीं किया है कि मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है। तो कौन हो जाएंगे, मालिक काफूर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी। तो सुल्तान की पदवी धारण करने वाला पहला शासक था आपका इल्तुतमिश। ठीक है,
इल्तुतमिश के द्वारा पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। इल्तुतमिश जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति किसी गौर के शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी और इस प्रकार वह कानूनी रूप से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान माना जाता था। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? तो दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चालू की गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी थी और उसे नगद वेतन दिया था। यानी नगद वेतन देने का काम भी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के ही द्वारा चलाया गया था। उस सेना का व्यय बहुत था, इसलिए उसने सामानों का दाम तय किया ताकि सैनिक एक सामान्य वेतन में अपना कार्य कर सकें। इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।